बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 फरवरी और पाकिस्तान में बुध की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शेर अफजल मरवत को फारिग कर दिया गया, हटा दिया गया, निकाल दिया गया। ज़रा सख्त लफ्ज़ होता है तो मैं फारिग कर दिया गया लफ्ज़ के ऊपर ही फोकस रखूँगा। अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तकरीबन पाकिस्तान में 12 बज रहे हैं, 11:50 के इर्द गिर्द वक्त है जब मैं आपके सामने ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ रात के। और अब से कोई 5 मिनट पहले मुझे जो व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा एडिशनल सेक्रेटरी जनरल नकवी साहब ने साइन किया है, उसके मुताबिक शेर अफजल मरवत जिनको पहले शोकाज नोटिस दिया गया था वो उसका जवाब तसल्ली बख्श ना जमा करवा सके। अब पार्टी में उनकी बुनियादी रुकनीत को ख़त्म कर दिया गया है और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। असल में ये तो नोटिफिकेशन है और कानून और कायदे की बात है। इसके पीछे जो आज की डेवलपमेंट है वो ये है कि आज इमरान खान साहब को जब जेल के अंदर ये बताया गया कि जो हाल ही में स्वाबी के अंदर जलसा हुआ था उसकी हमने रिपोर्ट भी आपके सामने रखी थी। याद होगा, हमने अपना तज्जिया तो कम देने की कोशिश की थी। जियो टीवी ने वो जिस तरीके से रिपोर्ट किया था वो आपके सामने रखा था कि किस तरीके से जब सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं वो तकरीर करने आए थे तो शेर अफजल मरवत स्टेज पर खड़े हो गए थे और उन्होंने नारेबाजी शुरू करवा दी थी। उसके बाद जब अली अमीन गंडापुर तकरीर करने के लिए आए थे तो शेर अफजल मरवत ने उनके साथ वो वहाँ तक पहुँचे स्टेज पर और अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको माइक पकड़ने दिया अपने आप से पहले। और वहाँ से शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि हम तो मुश्किल वक्त के साथी हैं, जब मुश्किल वक्त था तो हमें मौका मिलता था, अब मुश्किल वक्त पार्टी का ख़त्म हो गया तो हमारे लब सी दिए गए हैं, इसलिए मेरी ज़ुबान जो है वो अली अमीन गंडापुर बोलेंगे। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला था क्योंकि वहाँ खड़े हर शख्स की, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो तो यही समझा जाता है कि वो इमरान खान की ज़ुबान बोलेंगे या इमरान खान की बात करेंगे। लेकिन वहाँ पर शायद शेर अफजल मरवत ये कहना चाह रहे थे कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो अब अली अमीन गंडापुर कहेंगे। बहरहाल ये जो सारी बदमज़गी हुई और इससे पहले भी जो कुछ हो रहा था पिछले कई महीनों से वो इमरान खान साहब के सामने बार बार रखा गया। आज जब रखा गया तो मेरी 2 लोगों से बात हुई जो वहाँ मौजूद थे आज इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात के अंदर, और दोनों ने मुझे कंफर्म किया। इस नोटिफिकेशन से मैं पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो खैर नोटिफिकेशन आ गया तो सभी को ही पता है और सोशल मीडिया पर वो शेयर हो चुका हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे 2 लोगों ने कंफर्म किया था कि आज इमरान खान साहब ने बग़ैर किसी लगी लिपटी के ये इंस्ट्रक्शन दी कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से फारिग कर दिया जाए। वहाँ मौजूद एक शख्सियत ने यह भी कहा कि वो MNA हैं, उनको फारिग ना किया जाए, एक सीट कम हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पहले जहाँ इतने नुकसान हुए हैं, ये भी सही, एक MNA की सीट है, कोई मसला नहीं, आप उन्हें फौरी तौर पर फारिग करें क्योंकि पार्टी के डिसिप्लिन और जो लोग नज़रिए के साथ खड़े हैं उनका एहतराम ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब और भी इमरान खान साहब ने काफ़ी नई अपॉइंटमेंट्स हाल ही में करवाई हैं, चेंजेस करवाई हैं, नई सफ़बंदी हुई है, पॉलिटिकल कमेटी में भी कुछ चेंजेस आई हैं, वो सब कुछ आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते थे और अभी भी यूरोप के इस टूर में भी मेरे से बहुत सारे लोगों ने शेर अफजल मरवत साहब के बारे में प्राइवेट जो गैदरिंग थी उनमें सवालात पूछे, वो सब भी ये व्लॉग सुन रहे होंगे तो आप सबको याद है कि जब भी आप मेरे से सवाल पूछते थे तो मैं यही कहता था कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर मैं निजी गुफ्तगू जो है छोटी टोलियों की सूरत में वो नहीं करूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि शेर अफजल मरवत साहब बुरे हैं या अच्छे हैं, उन्हें निकालना चाहिए, रखना चाहिए। तो आप सबको याद होगा मैंने इज्तनाब किया इस पर बात करने के लिए क्योंकि ये पार्टी के इंटरनल मामलात में से एक है। हाँ, जितनी बात मीडिया में आती है वो मैं, क्योंकि मीडिया में ऑलरेडी आ चुकी होती है तो उसको मैं रिपोर्ट करता हूँ व्लॉग में। लेकिन आज क्योंकि ये फैसला हो चुका तो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब का जो करियर है वो ज़ाहिर है उतार चढ़ाव की एक दास्तान है। वो आए और छा गए, आप सब ने एक दफ़ा उनको निजात दहिंदा समझा, माना, अप्रिशिएट किया और वो वजह थी कि 9 मई के बाद जब कोई नहीं निकल रहा था तो वो निकले थे। दूसरे लफ्ज़ों में भी ये भी कह सकते हैं कि जब 9 मई के बाद कोई निकल नहीं पा रहा था तो उनको निकलने दिया गया। ये एक बहस है जो हो सकती है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि जब पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के किसी शख्स को कोई जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं थी तो तब शेर अफजल मरवत साहब निकले
उनका एक इमेज बना, उनका एक दबंग चुलबुल पांडे वाला उनका इमेज बना। चुटकुला भी देते थे वो, मजाक भी करते थे, दलेर बात भी करते थे, नाम भी उनका शेर है, फिर जाहिर है पठान भी हैं। तो तमाम चीज़ें मिलके एक बहादुरी की दास्तान उनके साथ रकम करती थी, जिससे उनके साथ केपी से भी बहुत सारे लोग जुड़े और पूरे पाकिस्तान से लोग उनके साथ जुड़े और उन्हें लगा कि एक जुर्रत का वो नमूना है। उसके बाद वो मामलात को संभाल ना सके, एक के बाद दूसरा उनसे मामलात जो हैं वो उनके हाथ से गए। एक तो वो अपनी परसेप्शन को ना संभाल सके, एन उस वक्त जब इमरान खान साहब ने हतमी कॉल दी तो एक दफ़ा वो बीमार हो गए। जब वो बीमार हुए तो उसके ऊपर भी बहुत तबसरे हो सकते हैं, जाहिर है एन उस वक्त पर बीमार होना। फिर एक सहाफ़ी ने लिख दिया कि वो तो कोसार मार्केट में बैठे खाना खा रहे थे जिस दिन उनकी बीमारी की बातें थी, वो बातें होंगी। बहरहाल मतलब ये कि कंट्रोवर्सीज ही रही सारी की सारी बातों में। और जब वो लोगों को निकाल भी रहे थे तो उस ज़माने में भी हमने देखा कि वो लंदन गए, पीछे से उन पर गद्दारी और बगावत का पर्चा दर्ज हुआ। जब वो वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरे तो उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, हालांकि सख्त तरीन पर्चा था। और गद्दारी और बगावत का पर्चा अमूमी तौर पर फौजी लीडरशिप की तरफ से, जनरल साहबान की तरफ से कहने पर दर्ज होता है। वो वहाँ उतरे, वहाँ पर उन्होंने प्रेस टॉक भी की, 8-10 लोगों ने उन्हें रिसीव किया। वहाँ पर टिकटॉक्स बनी, बड़े आराम से वो अपने घर चले गए। अगले दिन भी उनको किसी ने कुछ नहीं किया। उसके बाद उससे अगले दिन वो अदालत गए और वहाँ से उन्हें ज़मानत भी मिल गई। तो उनकी कभी गिरफ्तारी नहीं हुई, सवाए लाहौर में एक गिरफ्तारी उनकी हुई। जैसे ही गिरफ्तारी हुई थी, मैंने उसके आधे घंटे बाद आपको तज्जिया देके बताया था कि वो कल या परसों रिहा हो जाएंगे, और वही हुआ, वो अगले दिन ही वहाँ से रिहा हो गए। तो ये तमाम जो दास्तानें थी, ये जाहिर है इनमें तालमेल नहीं थी, लेकिन असल मसला जो आखिर पर बना मेरे ख्याल में वो उनके डिसिप्लिन का बना। अगर वो डिसिप्लिन में रहते, अल्लाह ने उनको जो इज़्ज़त एहतराम दिया था, मैं यही कहूँगा, उस पर अगर वो कारबंद रहते, अगर उसके ऊपर वो उसको संभालते, उनको जो पोजीशन मिली थी, और पार्टी के अंदर वो बयानियां ना देते जिससे इमरान खान साहब ने उन्हें बार बार रोका। ये ऐसा नहीं उन्होंने किया कि इन्हें फौरी तौर पर पार्टी से हटा दिया। कम से कम 6 से 7 वार्निंग्स जो हैं वो इमरान खान साहब उन्हें दे चुके हैं। बहरहाल अभी भी मैं तो इस हक में हूँ कि रास्ते खुले रखने चाहिए। मैं आज भी इस हक में हूँगा कि अगर मरवत साहब जो हैं वो अपने आप को दुरुस्त करें, अपने आप को रिपोजिशन करें, वापस आना चाहें तो उनको वापस आने देना चाहिए, लेकिन उन्हें डिसिप्लिन भी फॉलो करना पड़ेगा और उन्हें जो रियलिटीज़ हैं लाइफ की उनके साथ उन्हें अपने आप को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। जो वक्त था जब पूरी पार्टी तितर बितर थी, किसी को इजाज़त नहीं थी, इनको अकेले इजाज़त थी, वो वक्त और था। एंड ही एक्टेड लाइक अपने किस्म के एक वॉरलॉर्ड। वो शायद अब जब पार्टी की एक तरतीब है उसके अंदर वो बर्दाश्त नहीं की जाती। बहरहाल ये तो थी एक सूरत हाल शेर अफजल मरवत साहब से रिलेटेड। लंबी हो गई इस पर बात बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते थे, तो आई वॉन्टेड टू गिव लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड और आज का फैसला और ये क्यों हुआ। अगली खबर इसी से जुड़ी है कि इमरान खान साहब ने काफ़ी सारी तब्दीलियां की हैं हाल ही में। जुनेद अकबर साहब का आपको पता है, उसके साथ मलक अदील इकबाल को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा लगाया गया है। खुरम ज़ीशान एडवोकेट को डिप्टी सेक्रेटरी लगाया गया है। उसके साथ साथ आप सबको पता है कि आलिया हमज़ा को ऑर्गेनाइज करने के लिए जिम्मेदारियां दी गई हैं पंजाब के अंदर। आमिर मुगल, जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात हुए, सबसे ज़्यादा गिरफ्तार आमिर मुगल ही हुए। इस्लामाबाद पुलिस का जब दिल करता है उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। बहुत उन्होंने मार खाई है सारे प्रोसेस के अंदर गिरफ्तार होने वाली, और उनको दोबारा से इस्लामाबाद रीजन का सदर लगाया गया है। उसके साथ साथ आलिया हमज़ा और कमल शौज़ेब को पॉलिटिकल कमेटी के अंदर भी डाला गया है। ये भी एक नया एडिशन है जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एडिशन है। इससे पहले एक तो कोई भी खातून पॉलिटिकल कमेटी में नहीं थी, दोनों ख़वातीन आई हैं, और जाहिर है वो एक ख़वातीन का पर्सपेक्टिव भी देंगी और दोनों अमली सियासत भी करती हैं, वो पर्सपेक्टिव भी देंगी। ये भी एक अच्छी तब्दीली है। तो खान साहब एक नई सफ़बंदी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ तीसरा ख़त भी आर्मी चीफ को लिखने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर जो आपके सामने रखनी है, और वो है आर्मी चीफ की तलबा के साथ मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके तमाम जो करीबी रुफ़का हैं वो आजकल एक ही चीज़ पर कारबंद हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहिए कि उनके लिए एक ही मसला दरपेश है, और वो है कि नौजवानों के अंदर किसी तरीके से अपनी कबूलियत हासिल करना। कहते हैं ना, मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है। तो अब
ये तो आपको पता है कि टाउट्स कहते हैं कि इमरान खान मकबूल हैं अवाम में, लेकिन आर्मी चीफ के सामने कबूलियत नहीं है, क्योंकि वो ज़मीनी खुदा ही तकरीबन आर्मी चीफ को बनाकर तौबा नऊज़ुबिल्लाह पेश करते हैं टाउट सारे। तो वो कहते हैं उनके यहाँ कबूलियत नहीं है। अब आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि वही जो ज़मीनी खुदा हैं वो अपनी मकबूलियत या कबूलियत स्टूडेंट्स के सामने, तलबा के सामने ढूंढते फिर रहे हैं। यही वजह है कि आपको सबसे पहले तो हमारे बहुत ही हैंडसम, बहुत ही होनहार, बहुत ही टैलेंटेड डीजी आईएसपीआर जनरल शरीफ साहब जो हैं वो आपको करिया करिया यूनिवर्सिटी कॉलेज फिरते नजर आए, और उन्होंने गुंगी बदमाशियां की। बदमाशियां मैंने एक मजाक में लफ्ज़ कहा है, मतलब गुंगी फिल्में चलाई उन्होंने, जिसमें स्टूडेंट्स सवाल पूछ रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, तराने चल रहे हैं पीछे, और आखिर पर तालियों की आवाज़ ज़रूर आती है। मीन वहाँ तराना नहीं चलता, हालांकि तालियां भी तो तराने में गुजर जानी चाहिए। ये 1970 वाली फिल्में हैं और पीटीवी की फिल्में हैं जो अभी तक चला रहे हैं। जनरल साहब को डीजी आईएसपीआर है, आईएसपीआर के अंदर ज़रूर नई जो जिद्दत है, जो नई कंटेंट क्रिएशन है, उसके बहुत सारे लोग होंगे और आला तनख्वाहों पर होंगे, उनसे इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो साले जाफर साहब से डिस्कस करते हैं या किससे करते हैं, लेकिन वो जो फिल्में थी, गुंगी फिल्में चलती थी कि स्टूडेंट्स के सवाल सामने नहीं आते थे, सारा टाइम तराने चलते थे, जनरल साहब बात कर रहे हैं, बड़ी तिश्नगी थी उनकी, जो बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्टिफ, बड़ी प्रेशर में, और वो करते थे। और फिर उसके बाद उन्होंने खूबसूरत काम ये किया, एक जिद्दत ज़रूर थी कि वो भी जिद्दत नहीं, बहुत पुराना हम यही काम करते हैं, कश्मीर डे पे दूसरी जगहों पर हम ऐसे ही रियासती बयान अपना बनाते हैं कि उसके बाद मर्जी के स्टूडेंट्स को पकड़ के उनके क्लिप्स लिए जाते थे, जिसमें बताया जाता था कि डीजी आईएसपीआर साहब ने कितना अजीम काम किया यहाँ आकर, कैसे हमारे सवालों के उन्होंने जवाब दिए। ये तो हमने देखा है। उसके पीछे हमने फिर एक और मोतबर शख्सियत देखी जो आर्मी चीफ साहब के बहुत क्लोज सर्कल के अंदर वो भी हैं जनरल शरीफ साहब की तरह, वो हैं पंजाब की चीफ मिनिस्टर, जी हाँ, मरियम नवाज साहबा। उन्होंने तो फिर कुट जपियाँ डाली जहाँ भी वो गई, उन्होंने तो स्टूडेंट्स को सुला दिया, मीन ऐसी ऐसी लोरियाँ दी, ऐसी ऐसी लंबी जपियाँ दी उन्होंने उन स्टूडेंट्स ने। अब आप मेरी बात का बुरा बना जाएंगे, क्योंकि मैं कई बातें बोलता हूँ। दुनिया में कई ऐसे परफ्यूम्स हैं जो इतने महंगे हैं, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि एक परफ्यूम जो है वो पाकिस्तानी कई लाख रुपए का है। अब जो मेरे जैसा गरीब आदमी है उसने पूरी ज़िंदगी में, अब आपने कहना आपने अपने आप को गरीब कह दिया, मैंने चले इस्तारे के तौर पे कह दिया ताकि मैं किसी को कहूँ तो आपको ये ना लगे कि उसकी हक तलफी कर रहा हूँ। उसने तो सारी ज़िंदगी वो परफ्यूम सूंघी नहीं होगी जो बाजी यूज़ करती होंगी। तो चलें, बच्चियों का एक तो कम से कम फ़ायदा हो गया कि उन्हें जो लोरी सुना, और खुशबू जो है अच्छी, वो आपको सुलाती है, मीन कंफर्टेबल करती है, वो आपको बहुत अच्छी लगती है। तो अब बाजी ने वो जो नायाब किस्म के ऊद और बहुत सारी डिफरेंट डेलिकेसीज़ हैं परफ्यूम्स में, वो इस्तेमाल की होती होंगी, मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ, क्योंकि जाहिर है उनकी जो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स है और जो उन्हें गिफ्ट्स मिलते हैं उससे यही मैं समझ सकता हूँ। तो आप सोचिए, चले उन बच्चियों ने पता नहीं सारी ज़िंदगी उनका इंटरेक्शन होना था ऐसे परफ्यूम्स के साथ या नहीं, चलें हो गया इसी बहाने। तो लोरियाँ दी बाजी ने, हर जगह पर जाके लंबी जप्पियाँ डाली, गई बच्चियाँ तो सो गई आगोश में आके, उन्होंने इतनी गर्माहट महसूस की, इतना कंफर्टेबल महसूस किया, और इर्द गिर्द कैमरे जो है वो फिल्में बनाते, तो वहाँ भी स्टूडेंट्स का ही हमने देखा कि कबूलियत चाहिए। अब आर्मी चीफ की भी वैसी ही वीडियोस सामने आई हैं, ये हम स्क्रीन पर आपको रख देते हैं। इनमें एक वीडियो जो है वो पूरी गूंगी है और उसमें आर्मी चीफ बात कर रहे हैं, स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आर्मी चीफ की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कंपेयर टू डीजी आईएसपीआर जनरल शरीफ। तो जनरल शरीफ साहब से मेरी गुजारिश है कि आपने अगर गूंगी फिल्म भी जारी करनी है तो कम से कम फिर ये जहन में रखिए कि उसमें बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही इंपॉर्टेंट होती है बॉडी लैंग्वेज, लेकिन जब फिल्म गूंगी हो तो उसमें तो फिर एक्टिंग या मीन बॉडी लैंग्वेज ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्मी चीफ यहाँ सबकत लेके गए हैं, वो कम स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज ईजी है, ऐसी मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करनी चाहिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज ईजी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत, आप स्ट्रेस्ड होते हैं, तनाव में होते हैं, आप बहुत प्रेशर में होते हैं, और ये दुरुस्त नहीं है, आपकी सेहत के लिए दुरुस्त नहीं है। आप ज़रूर, मुझे नहीं पता इंतशार कलब या कोई और वजह है, लेकिन आप थोड़ा माइल्ड रहा करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहरहाल आर्मी चीफ साहब ने भी आज इंटरेक्शन की, और उसमें भी मैंने जैसे कहा कि गूंगी फिल्म चली और फिर एक फिल्म के अंदर तराने चले, स्टूडेंट्स जब सवाल पूछ रहे हैं, उसमें भी हमारे सामने कुछ नहीं आया। ये भी रात गए फुटेज जारी की गई है। मैंने जैसे आपको कहा कि ये भी मेरी समझ से बाहर है कि आर्मी चीफ की जो न्यूज़ है वो, ये डीजी आईएसपीआर ने नया टाइम क्या है, रात की ट्रेन समसट्ठा एक्सप्रेस चलती थी वो तो हमें याद है, लेकिन ये समसट्ठा एक्सप्रेस क्यों चलाई जाती है? डीजी आईएसपीआर भी अपनी खबर रात को ही चलाते हैं, आर्मी चीफ की भी खबर रात को ही देते हैं। रात में तो अमूमी तौर पर हमने वो खबर देनी होती है कि जिसको हमने दबाना हो, जिस खबर को देना भी हो
लेकिन ना भी देना हो। मैंने पहले भी एक दिन बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन बहरहाल आर्मी चीफ की जो खबर आई है उसमें आर्मी चीफ साहब ने स्टूडेंट्स को जो खिताब किया, उसमें जो मोटी लाइन निकाली गई है वो ये निकाली गई है, टॉप लीड स्टोरी जो उसमें से निकाली गई है वो ये कि आर्मी चीफ ने स्टूडेंट्स को कहा कि आप फ्यूचर लीडर हैं इस मुल्क के। अब अगर आर्मी चीफ वहाँ स्टूडेंट्स को खुल के सवाल करने देते तो वो पूछते कि जनाब जो हालात आपने पहले लीडर्स के साथ किए हैं क्या आप हमसे भी वही करने वाले हैं? उसके बाद कौन लीडर बनना चाहेगा? जैसे आपने इमरान खान के गिरेबान पर, जाहिर है आप ही के अहकामात पर हुआ, रेंजर्स वैसे तो नहीं कर सकती कि गिरेबान पर हाथ डालकर पकड़ा गया, उनकी टांग पर जो जख्मी थी उस पर डंडे मारे गए, उनके सर में डंडा मारा गया, ये सब कुछ वकील बता चुके हैं। हाई कोर्ट्स के शीशे तोड़े गए, बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी, उसको गुंडागर्दी डिक्लेयर किया। उसके बाद जो कुछ 9 मई के अंदर हुआ, जो शहादतें हुई 25 के करीब, उसका आज तक कोई अजाला नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स में जैसे लोगों को सज़ाएं दी गई और अब जब वो ओपन कोर्ट्स के अंदर केसेस आ रहे हैं तो उनके अंदर कोई सबूत मौजूद नहीं है। उसके बाद जो कुछ 26 नवंबर को हो गया, तो अगर इन स्टूडेंट्स को आप मौका दें सर, तो ये आपसे सवालात पूछें, आप फिर ओपनली सवालात का कम से कम जवाब दें। फिर ये स्टूडेंट ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि पाक फौज और अवाम का खुसूसन नौजवानों से इंतहाई मजबूत रिश्ता है, आप दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि इन नौजवानों ने वोट डाला, इनमें से बहुत सारे नौजवानों ने, वो लूट लिया गया। वाज़े इशारा जो है वो आपके ऊपर है कि आपके ऑर्डर्स के साथ वो लूटा गया। इलेक्शन चोरी हुआ, फॉर्म 47 बने, ये अब स्टूडेंट्स वो जानना चाह रहे हैं। और DGSPR कह देते हैं हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, जिस पे 1% स्टूडेंट्स भी यकीन नहीं करते। तो क्या हल्फन कोई बता सकता है कि ये सब कुछ क्या हुआ है? अगर आपने वाकई इनके दिल जीतने हैं और आपने बयान दिया कि खलीज की कोशिश नाकाम रहेगी, तो खलीज डाल कौन रहा है? जाहिर है आप डाल रहे हैं, आपकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट डाल रही है सर। चोरों की पुश्त बनाई आपने की, इलेक्शन लूट कर उनको दिया। ज़बाने ज़द-ए-आम है, हर चौक, हर थड़े, हर जगह पर यह बातचीत है कि फ़ौज की मदद के साथ ये सब कुछ जो है वो इलेक्शन लूटा गया और आज इलेक्शन के नताइज जो हैं वो चेंज हुए। आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये इन नौजवानों को बताना पड़ेगा कि ये जो अगवा बराए बयान थे ये कौन करवा रहा था, कागजात कौन छीन रहा था, ये ज़बरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कौन करवा रहा था। आपको ये बताना पड़ेगा कि घरों में घुसकर तोड़ फोड़ कौन कर रहा था, लोगों के प्यारों को या लोगों को अगवा करके बरहना करके तशद्दुद कौन कर रहा था। ये सब कुछ जब हो रहा था तो खलीज तो बढ़ेगी ना। अब ये सारी चीज़ों से खलीज तो नहीं आएगी। आप किसी के मुंह पे रख के थप्पड़ मारेंगे तो वो वापस मुस्कुरा के तो आपकी तरफ नहीं देखेगा, उसकी आंखों में कम से कम गम, गुस्सा और आपके लिए गिला तो होगा ना। अब आप ये गिला करते हैं कि ये गिला क्यों है, ये खलीज क्यों है? तो सवाल पूछना पड़ेगा कि आप जिन नौजवानों को जीतने गए थे, क्या सदाम तरीन नौजवान नहीं है? क्या सलार काकड़ नौजवान नहीं है? बलूचिस्तान में हम नौजवानों को कहते हैं कि पहाड़ों पर चढ़ गए हैं। ये नौजवान तो पहाड़ों पर नहीं चढ़े, इन्होंने तो इलेक्शन लड़ा था, इनके साथ हमने क्या किया है? उसके बाद क्या मारंग बलूच जो है वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या ये सब पाकिस्तान से नहीं है? क्या ये हिंदुस्तान से आए हैं? क्यों हमने ऐसे हालात पैदा किए कि आज हम इन पर शक भी करते हैं किसी पर? इन पर मेरा मतलब इन नामों पर नहीं, जो नौजवान है कि जी उनके पीछे फलां है, उनके पीछे फलां। हमने ऐसा इन्वायरमेंट ही क्यों खड़ा किया? क्यों आज का नौजवान जो है वो मुल्क से बददिल होके ऐसी कश्तियों में सवार होकर यूरोप भागने की कोशिश कर रहा है जो डूब जाती हैं, और आए दिन पाकिस्तानी डूब कर जो है वो वफात पा रहे हैं, जाँ बहक हो रहे हैं। अगर यहाँ पर बैठे स्टूडेंट से आपने वाकई कुछ सच में जानना है तो आप DGSPR साहब के ट्विटर से एक सर्वे करवा लें। आपको ट्विटर पसंद नहीं है, कोई और इंडिपेंडेंट सर्वे कंपनी हायर कर लें, उससे एक सर्वे करवा लें। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि आपके किन कामों की वजह से ये खलीज है, किन कामों की वजह से लोग आपसे इस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लोगों को बहुत गिले हैं आपके किन कामों से, और किन कामों से जो इमरान खान ने कहा कि खलीज है और बढ़ती जा रही है और बदनामी हो रही है हमारी फ़ौज की, वो किन कामों से अगर आप जानना चाहते हैं तो सर्वे कंपनीज़ हैं और आपका इदारा उन सर्वे कंपनीज़ को यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है। हमें भी पता है, आपको भी पता है। आप उन्हीं जो सर्वेज़ की रिपोर्ट्स हाल ही में आपने करवाएं, आपके सामने आई, उन्हीं को पढ़ लीजिए कि मसला ये है कि आपका सच भी आपका अपना सच है और आप वही सच सामने रखना चाहते हैं। इमरान खान इन नौजवानों का हीरो है, 90% लोगों ने उसे वोट दिया है। आपने उनके नाम टेलीविज़न पर लेने पर पाबंदी लगा दी, आपने कहा सुर्ख लकीर फेर देनी है, आपने उनके ऊपर बदतरीन केसेस बनाए और सब कुछ कर देने के बावजूद ये नौजवान उनके साथ खड़े हैं। आप इन्हें जीत सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए सच बोलना पड़ेगा।
और आपका मसला ये कि आप अगर सारा सच बोलेंगे तो आपको पता है कि फिर जो कुछ आप कर चुके हैं वो सब आप, मेरा नहीं ख्याल कि आप बताने की पोजीशन में भी हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने वाकई इन नौजवानों को यकीन दिलाना है कि इनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में है, यकीन दिलाना है कि ये फ्यूचर के लीडर हैं, तो जो आज की लीडरशिप है उनके साथ पहले ऐसा सलूक कीजिए जो इंसानों के साथ किया जाता है। लीडरशिप तो छोड़ दें, लीडर्स के साथ जो सलूक होता है वो तो छोड़ दें, जो इंसानों के साथ होता है उनके साथ वो सलूक करें। ये नौजवान खुद ही आपके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अफवाह बराए बयान, चादर चार दीवारी, घरों की दीवारें, ख़वातीन की बेहतरामी, इलेक्शन का लूटना, चोरों को मसल्लत करना और उसके ऊपर 26 नवंबर जैसे वाक़यात होने, ये सब कुछ जो है ये इन नौजवानों के दिलों में आपका घर नहीं होगा, कुर्बत नहीं होगी, बल्कि ऐसी एफर्ट से मामलात और पेचीदा होंगे और दूर होंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।